वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर। तो कुछ आरसीसी कॉलम एंड फुटिंग के मैंने क्वेश्चन लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने प्री कास्ट मेंबर के भी लिए हैं, तो उन्हीं को हमें डिस्कशन करना है। If Q is the punching shear resistance per unit area is the side of the square footing of a column of side B carrying a weight W including the weight of the footing, the depth D of the footing from punching shear consideration is। अगर प्रति इकाई क्षेत्र A का छेदन अपरूपण प्रतिरोध Q है जो भुजा B वाले कॉलम के लिए वर्गाकार आधार की भुजा है, जिसका आधार के भार सहित भार W है, तो छेदन अपरूपण से आधार की गहराई D है। तो D बराबर W A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4A BQ, ये इसका आंसर है। उन्होंने लिखा है कि अगर प्रति इकाई क्षेत्रफल A का छेदन अपरूपण प्रतिरोध Q है जो भुजा B वाले स्तंभ के लिए वर्गाकार आधार की भुजा है, जिसका आधार के भार सहित भार W है, तो छेदन अपरूपण पंचिंग शेयर से आधार की गहराई D बराबर W A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर BQ। ये कुछ सवाल थोड़े अलग लेवल के हैं जो कर्तनी तनाव 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होने पर संयुक्त फुटिंग में प्रदान की जाने वाली नाममात्र स्ट्रिप्स है। इन ए कॉम्बिनेशन फुटिंग इन द शेयर स्ट्रेस 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने इसका आंसर दिया 12 पेर। अपरूपण शेयर स्ट्रेस में अधिक होने से संयुक्त फुटिंग में की जाने वाली समांतर स्ट्रिप 12 पेर की होती है। चलिए ये भी अलग है। आरसीसी कॉलम में अनुदैर्ध्य प्रबलन का, इन्होंने इसका आंसर दिया है। ये कुछ समरी बताइए, इसको समझ लें कि आरसीसी कॉलम में अनुदैर्ध्य या लंबिका प्रबलन का न्यूनतम प्रतिशत 0.8 होता है। कहना चाह रहे हैं कि आरसीसी कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल प्रबलन का न्यूनतम प्रतिशत 0.8 होता है, 8% होता है, क्योंकि इसमें मुख्य छड़ों का क्षेत्रफल कॉलम के अनुप्रस्थ काट के सफल क्षेत्रफल का 0.8% से 6% तक रखा जाता है। तो 0.8% से 6% रखा जाता है। आरसीसी कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल प्रबलन का न्यूनतम प्रतिशत 0.8 से 6 रखा जाता है। किसी कॉलम में मुख्य प्रबलन या लंबिका छड़ खड़ी छड़ों के रूप में डाला जाता है, जो एक कंक्रीट के साथ मिलकर कॉलम पर आने वाले कंप्रेसिव वितरण प्रतिबलों को सहन करने में अपना पूर्ण योगदान देती है। इन मुख्य छड़ों को स्तंभ की परिधि के निकट डाला जाता है। तो IS कोड 452 के अनुसार कंक्रीट डालने और कुटाई में कठिनाई को देखते हुए यह 4% अधिक नहीं होना चाहिए। 4% अधिक नहीं होना चाहिए। एक सर्कुलर कॉलम में मुख्य छड़ों की न्यूनतम संख्या 6 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हम बार बार आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर कुछ सर्कुलर कॉलम है तो उस सर्कुलर कॉलम में जो हमारी वायर है, स्टील वायर रोड है, तो वो 6 होनी चाहिए। एक हमने ये डाल दी, दूसरी हमने ये डाल दी, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, पांचवी ये हुई और छठी
ये होगी। तो सर्कुलर कॉलम में हमें कम से कम 6 स्टील वायर डालनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉलम है तो उसके अंदर 6 स्टील वायर होनी चाहिए। तीन, चार, 5। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉलम हो गया। तो सर्कुलर कॉलम में हमारी स्टील वायर कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 होनी चाहिए। और कॉलम में मुख्य छड़ों का न्यूनतम व्यास 12 mm रखा जाता है। कॉलम में मुख्य छड़ों का न्यूनतम व्यास 12 mm रखा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो हमें याद करने के से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कॉलम में मुख्य छड़ों का न्यूनतम व्यास 12 mm रखा जाता है और पार्श्व प्रबलन के रूप में सर्पिल छड़ों के प्रयोग करने पर कॉलम की सामर्थ्य को 5% से अधिक लिया जाता है। The limits of percentage P of the longitudinal reinforcement in the column is given by 0.8% से लेके 6% तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कॉलम इज regarded as a long column if the ratio of it is the effective length and lateral dimension exceeds। एक खंड को लंबा खंड माना जा सकता है यदि इसकी प्रभावी लंबाई और पार्श्व व्यायाम का अनुपात फिर दिया कि एक कॉलम को दीर्घ स्तंभ माना जा सकता है यदि इसकी प्रभावी लंबाई और पार्श्व व्यायाम का अनुपात 12 से अधिक हो। क्वेश्चन अभी देखिए 26 में ध्यान दें। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम इफ रिस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली एडोप्टेड। अगर दो बराबर कॉलमों के लिए नींव की चौड़ाई प्रतिबंधित की गई है तो सामान्य रूप से आधार का आकार होता है। अगर दो बराबर कॉलमों के लिए नींव की चौड़ाई प्रतिबंधित की गई है तो सामान्यतः रूप से आधार का आकार होता है रेक्टेंगुलर। जब दो बराबर कॉलमों के लिए नींव की चौड़ाई को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो वहाँ पर सामान्यतः आयताकार फुटिंग का प्रयोग किया जाता है। पंपक्रीट द्वारा कंक्रीट को 400 मीटर तक पहुँचाया जा सकता है। पंपक्रीट 400 मीटर। जब जैसे पंप होता है ना कि आपने देखा होगा बहुत जगहों पे क्या होता है कि यह हमारे पास एक ट्रांजिट सिस्टम के ज़रिए कोई कंक्रीट है और हमें यहाँ ले जानी है तो पंप के ज़रिए लेकर जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पंपक्रीट द्वारा कंक्रीट को 400 मीटर तक पहुँचाया जा सकता है। वास्तविक दूरी पंप की क्षमता, पाइप के साइज और स्लम्प पर निर्भर करती है। वास्तविक दूरी क्योंकि स्लम्प टेस्ट भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किस नींव का भार माना जाता है? किसे नींव का भार माना जाता है? 10% ऑफ वॉल वेट, दीवार के वजन का 10%। दीवार के किसी संरचना के नींव का भार संरचना के भार का, किसी संरचना के नींव का भार संरचना के भार का 10% माना।
10% माना जाता है और तथा यह भार मृदा पर स्थानांतरित होता है। नीब का भार वितरण मृदा पर 45 डिग्री माना जाता है। आरसीसी कॉलम के अनुदैर्ध्य ये सही नहीं आया फिगर, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन देखें, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज द greater than combined compression capacity of steel and the concrete। किस बीम में इस्पात का तनाव सामर्थ्य इस्पात और कंक्रीट के संयोजित संपीड़न सामर्थ्य की तुलना में अधिक होता है। किस बीम में इस्पात का तनाव सामर्थ्य इस्पात और कंक्रीट के संयोजित संपीड़न सामर्थ्य की तुलना में अधिक होता है? ओवर रेनफोर्स्ड। अल्प प्रबलित दहनखंड तनन में विफल होता है और अल्प प्रबलित दहनखंड में वास्तविक बल शून्य का आगंतुक होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाई इन द आरसीसी। क्वेश्चन दिया है ना कि आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? आरसीसी स्ट्रक्चर में तनन क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तो आरसीसी स्ट्रक्चर में जो तनन क्षेत्र होता है वो सबसे नीचे होता है। टेंशन आरसीसी स्ट्रक्चर में जो तनन क्षेत्र होता है वो नीचे होता है। किसी आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्र आधार की तली के समीप होता है। केवल कैंटिलीवर में तनन क्षेत्र शीर्ष पर होता है। तो कैंटिलीवर जो बीम होगा हमारा, कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है कि जिसका एक सिरा फिक्स होता है और ऐसे एक सिरा हमारे पास, इसका एक सिरा फिक्स होती है हमारे पास कैंटिलीवर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम में जो तनन क्षेत्र होगा वो ऊपर होगा, तनन क्षेत्र शीर्ष पर होता है। और आरसीसी स्ट्रक्चर में तनन क्षेत्र कहाँ होता है? नीचे होता है। इन्होंने बोला है कि कर्तन प्रतिबल हर एक संपीड़न क्षेत्र में परवलयाकार होता है। शेयर स्ट्रेस हर एक कंप्रेशन क्षेत्र में परवलयाकार होता है, परंतु तनन क्षेत्र में वो बल शून्य रेखा से नीचे प्रबल इस्पात के विरुद्ध केंद्र प्रतल आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम तो कह रहे हैं कि इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इसका आंसर ए है। कंप्रेशन इज बोर्न इंटरनली बाय कंक्रीट। तो संपीड़न कंक्रीट द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाता है। उन्होंने लिखा कि एकल प्रबलित बीम में स्टील प्रबलन तनन क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे बीम जिनमें प्रबलन केवल तनन क्षेत्र में दिया जाता है एकल प्रबलित बीम कहलाते हैं। इन बीमों में कंप्रेशन क्षेत्र में कोई प्रबल नहीं डाला जाता है, तो समस्त संपीड़न बल कंक्रीट ही वहन करती है। ये बीमें इकोनॉमिकली पड़ते हैं तो छोटे पार्ट और हल्के भारों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। प्रबलित कंक्रीट खंडों में सामान्यतः 6 mm से 50 mm व्यास तक की छड़ें यूज की जाती हैं। मुख्य प्रबलन के लिए 12 mm से अधिक व्यास की छड़ें यूज की जा सकती हैं। तो प्रबलित कंक्रीट खंडों में सामान्यतः 6 mm से 50 mm और मुख्य प्रबलन के लिए 12 mm से अधिक व्यास की छड़ें यूज की जाती हैं।
भारतीय मानक 456 के अनुसार मेहराब जिसके कोने नीचे की ओर दो दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में मध्य पट्टी की ओर से किनारे की पट्टी से किस प्रकार विभाजित हुए माने जा सकते हैं। मध्य पट्टी की चौड़ाई क्या होगी? इसका आंसर सी दिया है, स्लेब की चौड़ाई की 3/4। कुछ इन्होंने पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। ओ भाई, कि ड्रॉप पैनल सपाट स्लेब फर्श की कर्तन सामर्थ्य को बढ़ाता है और सपाट स्लेब की न्यूनतम मोटाई 125 mm होती है, 12.5 सेंटीमीटर। सपाट स्लेब की न्यूनतम मोटाई 125 mm होती है। सपाट स्लेब में कॉलम के ऊपर बढ़ा हुआ भाग कॉलम हेड कहलाता है। इस तरीके से आगे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं और ये पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चनों के अंदर ही हमारे सब पॉइंट दे रखे हैं। अब आते हैं लिमिट स्टेट मेथड पर, लिमिट स्टेट डिज़ाइन। तो इसका मतलब ये है कि सीमा स्थिति अभिकल्पन। अकॉर्डिंग टू द व्हिटने थ्योरी, the maximum depth of concrete stress block in balanced architectural beam section of depth D is। व्हिटने सिद्धांत के अनुसार गहराई D के संतुलित RCC बीम खंड में कंक्रीट प्रतिबल की अधिकतम गहराई 0.53 D। व्हिटने सिद्धांत के अनुसार गहराई D के संतुलित RCC दरण खंड में प्रबलित कंक्रीट ब्लॉक की अधिकतम गहराई 0.53 D होती है। व्हिटने सिद्धांत के अनुसार बल शून्य अक्ष के समान मान निम्न प्रकार से लिए जाते हैं। तो व्हिटने थ्योरी के अनुसार जो हमारा सीमांत मान है, तो सीमांत मान दिया इसने कहा है कि व्हिटने सिद्धांत के अनुसार गहराई D के संतुलित RCC बीम खंड में कंक्रीट प्रतिबल स्ट्रेस साधे की अधिकतम गहराई 0.53। तो FE 250 के लिए 0.53 D, FE 415 के लिए 0.4 D, 48 D, FE 500 के लिए 0.46 D। 46, 48, 53, 500 के लिए ये दिखा रखी इन्होंने यहाँ पे। 250 के लिए 0.53, 0.53, 415 के लिए 0.48, 500 के लिए 0.46 D। कंक्रीट ब्लॉक के बल शून्य अक्ष की गहराई इस्पाती ग्रेड। कंक्रीट ब्लॉक के फोर्स शून्य एक्सिस की गहराई इस्पाती ग्रेड बढ़ाने से घटती है। कंक्रीट खंड की तनन विफलता के समय अधिकतम विकृति 0.87 F//ES प्लस 0.002 से कम नहीं होती है। बल शून्य एक्सिस की गहराई के लिए ये सूत्र यूज़ करते हैं। सीमा स्थिति डिज़ाइन में अति प्रबलित खंड यूज नहीं किया जाता है। पूर्व प्रबलित लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। पूर्व प्रबलित कंक्रीट
खंड की सेवा क्षमता की सीमा अवस्था डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग को संतुष्ट करनी चाहिए। पूर्व प्रतिफलित कंक्रीट खंड की सेवा क्षमता की सीमा अवस्था विचलन, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को संतुष्ट करनी चाहिए। सेवा योग्यता की सीमा स्थिति में अवयवों के विक्षेप और दरार की सीमा स्थिति पर विचार किया जाता है। ठीक है, ये अलग चीज़ आ गई। निपात की सीमा स्थिति में अवयव के आनमन, संपीड़न, कर्तन एवं बैठन की सीमा पर विचार किया जाता है। सेवा योग्यता की सीमा स्थिति में संरचना और क्रांतिक सीमा, ये भी नहीं। ये क्लियर शो नहीं हो रहा। तो सीमा स्थितियाँ डिजाइन विधि में खंड विक्षेप दरार में सुरक्षित रहती हैं। 1 घन मीटर में 7850 की ग्रह इस्पात आता है। ये याद रखने वाली बात है कि 1 घन मीटर में 7850 की ग्रह इस्पात आता है। इस्पात प्रतिशत बढ़ाने पर खंड की उदासीन एक्सिस की गहराई बढ़ जाती है। अभिकल्पन की सीमा अवस्था विधि में संपीड़न में छड़ों के लिए जकड़ प्रतिबल का मान 25% तक बढ़ जाएगा। पूर्व प्रबलित कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है? बहुत लंबा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे हैं कि द केबल फॉर ए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द सेंटर स्पान शुड आइडियली बी। पूर्व विस्तृत के लिए समान वितरित लोड के अधीन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट की सामान्य आश्रित बीम का बल आदर्श रूप में, इसका आंसर हमारा है डी, आदर्श रूप में पैराबोलिक विद जीरो इसेंट्रिसिटी द एट द एंड्स एंड द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्पान। विस्तृति के किनारों में शून्य उत्केंद्रता के साथ और विस्तृति के मध्य में अधिकतम उत्केंद्रता के साथ परवलयिक होती है। पूर्ण स्पान के लिए समान डिस्ट्रीब्यूशन भार के अधीन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट की सामान्य आश्रित धरण का बल आदर्श रूप में विस्तृति के किनारों में शून्य उत्केंद्रता के साथ और विस्तृति के मध्य में अधिकतम उत्केंद्रता के साथ परवलयिक होती है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं उन्हें। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में महीन तारों के रूप में डाला गया इस्पात संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करता है। प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री-स्ट्रेस्ड जो हमारी कंक्रीट होती है उसमें बल शून्य एक्सिस से नीचे महीन तारों के रूप में डाला गया इस्पात संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न करता है। बल शून्य अक्ष के नीचे की कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट विधि में खंड की सामर्थ्य बढ़ाने में सक्रिय भाग लेती है। प्रतिबलित खंड का आधुनिक ढंग पर विकास फ्रांसीसी फ्रेंसिनेट ने किया है।
The comparison in the PSC is done by of high strain tendons. PSC में संपीड़न उच्च सामर्थ्य वाले सिरों की टेंशनिंग द्वारा किया जाता है। पीएससी में प्री पीएससी में संपीड़न हाई सामर्थ्य वाले सिरों के टेंशनिंग द्वारा किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि संरचना को पूर्व परिवर्तित करने का कार्य बाध्य बलों के कार्यरत होने से पूर्व अथवा संग भी किया जाता है। तारों में तनन प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए शक्तिशाली जेक यूज किए जाते हैं। जेक से उच्च तनन तारों को खींचकर सांचे में कंक्रीट भर दी जाती है। जब यह कंक्रीट कठोर होकर तारों को दृढ़तापूर्वक जकड़ लेती है तो तार ढीले छोड़ जाते हैं और ये तार अपनी वास्तविक लंबाई प्राप्त करने की चेष्टा में कंक्रीट अभी पर दाब डालते हैं और बंकन आघूर्ण के कारण उत्पन्न होने वाले तनन प्रतिबल को उदासीन कर देते हैं। तो ये क्या है कि पहले ही हमें इसको टेंशनिंग करनी होती है। तो पीएससी में टेंडन के प्रयोग से खंड का कर्तन सामर्थ्य बढ़ जाती है। कई तारों को आपस में बुनकर जो डोरी बनाई जाती है उसे हम टेंडन कहते हैं। बहुत सारी हमें वायर्स होती हैं, बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी तार होते हैं जिनको हम आपस में मेट कर एक टेंडन वायर बनाते हैं। In a pre-stressed concrete, the tensioning system may be classified into पूर्व तनाव कंक्रीट में तनीकरण सिस्टम को इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। दो तनीकरण सिस्टम को, एक तो होता है पूर्व प्रतिबलन और एक होता है पश्च प्रतिबलन। पूर्व प्रतिबलन कंक्रीट में पूर्व प्रतिबलन दो पद्धतियाँ हैं, पूर्व प्रतिबलन और पश्च प्रतिबलन। पूर्व तनन विधि में पहले प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींच के इनमें वांछित तनाव प्रतिबल उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में अवयव में पूर्व प्रतिबल का प्रभाव कंक्रीट और टेंडन के मध्य विलाग पर निर्भर करता है और तारों का व्यास न्यूनतम 2 से 3 mm रखा जाता है। बड़ी संख्या में पूर्व प्रतिबलित अवयवों का निर्माण करने के लिए फायर प्रणाली बनाई जाती है, इसे लंबी रेखी प्रणाली भी कहते हैं। पूर्व तनन प्रतिबल में इस्पात को जैक की सहायता से खींचकर ब्लॉकों में कंक्रीट भरे जाता है। पश्च तनन प्रतिबलन में कंक्रीट के ठोस होने के बाद इस्पात को खींचा जाता है। पश्च तनन प्रतिबलन में कंक्रीट के ठोस होने के बाद इस्पात को खींचा जाता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? पूर्व तनन प्रतिबल में इस्पात के जैक की सहायता से खींचकर ब्लॉकों में कंक्रीट भर दी जाती है और पश्च तनन में कंक्रीट के ठोस होने के बाद इस्पात को किया जाता है। एक होती है प्री टेंशनिंग, एक होती है पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग का मतलब होता है कि पहले ही हम टेंडन वायर डालते हैं और पोस्ट टेंशनिंग का मतलब होता है कि जो उसके अंदर हम टेंडन वायर बाद में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड इन, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रीकास्ट का ढेर होता है स्क्वायर विद द कॉर्नर चैम्फर्ड कोने के साथ चौकोर पर सामान्यतः यूज किया। इसके भी कुछ हमारे पास पॉइंट है। पूरी पाइयों में 25 से 60 सेंटीमीटर व्यास और 3 मीटर से 30 मीटर तक लंबी डाली जाती है। इसके भी हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि पूर्व निर्मित पाइलों के लिए जो पहले से निर्मित किए थे M15 या M20 अनुपात की सीमेंट कंक्रीट यूज़ की जाती है। पूर्व निर्मित पाइलों की तराई लगभग 3 सप्ताह तक की जाती है। पूर्व निर्मित पाइलों की तराई लगभग 3 सप्ताह, तो 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन की जाती है। is used to the construct very thin
हार्ड एंड स्ट्रोंग सरफेस का यूज बहुत अधिक पतली, ठोस और मजबूत सतह का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी सीमेंट इसमें ऐसी है इसका यूज़ बहुत अधिक पतली, ठोस और मजबूत सतह का करने के लिए किया जाता है? तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेसिस कंक्रीट, फेरो सीमेंट। तो देखो यहाँ पर हम अभी इसको हम आरसीसी लगा देते थे, मगर इसका आंसर क्या है? सी। सी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फेरो सीमेंट, फेरो सीमेंट, फेरो फेरो सीमेंट प्रबलित मोटार या प्लास्टर की एक प्रणाली है जो धातु के जाल और बारीक से पतली स्टील रोड जैसे रबर रीवर के ऊपर लगाकर किया गया है। इसका यूज़ अपेक्षाकृत पतली, ठोस, मजबूत सतहों को और संरचनाओं को कई आकारों में बनाने के लिए किया जाता है, जैसे नौकाओं और पानी के टैंकों के लिए फेरो सीमेंट की पतली खोल कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। अच्छी प्रकार से तैयार फेरो सीमेंट स्ट्रक्चर इस्पात संरचना की तुलना में कम भारी, कम मेंटेनेंस लागत तथा जीवन काल अधिक होता है। फेरो सीमेंट तैयार करते समय कंक्रीट के बजाय पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार का यूज़ किया जाता है। फेरो सीमेंट भूकंप के विरुद्ध बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। तो फेरो सीमेंट क्या है कि बहुत ही का उपयोग बहुत पतली, ठोस और मजबूत सतह का निर्माण करने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं फेरो सीमेंट बहुत कॉस्टली भी होगा। तो फेरो सीमेंट भूकंप के विरुद्ध बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। फेरो सीमेंट तैयार करते समय कंक्रीट के बजाय पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार का यूज़ किया जाता है। अच्छी प्रकार से तैयार फेरो सीमेंट संरचना इस्पात संरचना की तुलना में कम भारी, कम मेंटेनेंस लागत तथा जीवन काल अधिक होता है। निम्न में से किस संरचना में प्री स्ट्रेस कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये कि है इसमें दे रखे हैं, ब्रिज में प्रीकास्ट लगाते हैं, डैम में लगाते हैं। तो आर्च में प्रीकास्ट मेंबर हम नहीं लगाते आर्च। तो आर्च में पूर्व प्रबलित कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है। आर्च कैसी होती है? आर्च आप समझ लें। आर्च जैसे ये हमारे पास पार्ट है तो ये हमने आर्च बना दी, तो आर्च में हम प्रीकास्ट मेंबर नहीं लगाते। आर्च में पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का प्रयोग पुलों में, यानी ब्रिज में, डैम में, साइलोस, पाइप, रेलवे, स्लीपर आदि में किया जाता है। चाप में अधिक संपीड़न और भरण नहीं आता। तो पूर्व निर्मित सभी खंभों, बीम, स्लीपर के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए लंबी रेखीय प्रणाली उत्तम रहती है। पश्चरण में तारों को खींचने के लिए शक्तिशाली जगहों का यूज किया जाता है। पीएससी, पीएससी का मतलब होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। पीएससी, पीएससी का मतलब हुआ है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस। तो पीएससी का पूरा नाम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पूर्व प्रबलित कंक्रीट होता है। जब किसी संरचना खंड में बाह्य भार पड़ने से पूर्व ऐसे प्रतिबलों को उत्पन्न कर दिया जाता है जो भार पड़ने पर ऊर्जा प्रतिबल के विपरीत प्रकृति के हों, तो ये क्रिया पूर्व प्रबलित कहलाती है। इससे कुछ पॉइंट दे रखें कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का प्रयोग लंबे स्पान वाले पुलों के लिए किया जाता है। पाइपों, जल भंडार, टंकियों, पाइलों, खंभों, धरणों, रेलवे, स्लीपर आदि के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में सबसे उद्देश्य है टू
इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में प्रारंभिक संपीड़न तनाव प्रदान करने के लिए, कंक्रीट में तनाव पैदा करने के लिए। तो कुछ मैंने प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के क्वेश्चन और भी ले रखे हैं। तो टेंडन्स आर द स्टील एनफोर्समेंट मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर, तो इसका आंसर क्या है हमारा बी। बी मीन्स प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट। तो टेंडेंस प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एलिमेंट के लिए अनिवार्यता आवश्यक स्टील प्रबलन है। तो व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, पूर्व प्रतिवलित कंक्रीट संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सी। मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? सी। टू introduce the compressive stresses in the zone where the tensile stress are expected, जोन में जहाँ भी तनन प्रतिबलों की उपस्थिति अपेक्षित हो वहाँ संपीड़न प्रतिबल लागू करना। इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में उच्च ग्रेड कंक्रीट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डी, उच्च कंक्रीट ग्रेड यूज क्यों किया जाता है? डी, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस, पूर्व प्रतिबलित हानि को कंट्रोल करने के लिए। तो पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट निर्माण के लिए उच्च ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया जाता है क्योंकि हाई ग्रेड की कंक्रीट में संकुचन, दरार और डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो पूर्व तनन कार्य के लिए न्यूनतम ग्रेड M40 और पूर्व पोस्ट टेंशनिंग के लिए प्री और पोस्ट टेंशनिंग के लिए M30 का यूज़ करते हैं। तो M40 और M30 का यूज़ करते हैं। प्री स्ट्रेस्ड टाइप के लिए प्रयुक्त कंक्रीट का ग्रेड निम्न की सीमा में नहीं थे। क्वेश्चन 723 द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए IS कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है बी IS 1343, IS 1343। इन्हें लिखा कि IS 1343 पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए है। IS 800 1984 मृदु स्टील पावर परिचालित किल्कों के लिए। IS 875 1964 के अनुसार मानक भार निर्धारित तनाव ज्ञात करने के लिए। PSC का पूरा नाम क्या है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। PSC का मतलब हो गया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। PSC का अर्थ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त इस्पात में। ये सब हमने समझ लिया है। 702 विच ऑफ द बिलो स्ट्रक्चर डिजाइन डज नॉट रिक्वायर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, निम्न में से किस संरचना में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की आवश्यकता नहीं होती है? आर्च की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 702 का
बी 4 सही है। ए प्रीकास्ट पाइल जर्नली यूज इन, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रीकास्ट पाइल होती है। डी चैम्फर्ड कोने के साथ चौकोर वर्गी। ये कुछ क्वेश्चन इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। भूतनन कंक्रीट में तन्यीकरण सिस्टम को इससे वर्गीकृत किया जा सकता है। बी। तो क्या बताया उन्होंने कि इन्हें द प्रीस्ट्रेसिड कंक्रीट इज द टेंशनिंग सिस्टम। तो जब किसी संरचना या खंड में बाह्य भार पड़ने पर पूर्व ऐसे प्रतिबलों को उत्पन्न किया जाता है जो भार के कारण उपजे प्रतिबलों के विपरीत प्रकृति के हों, तो वह खंड पूर्व प्रतिबलित खंड कहलाता है। पूर्व प्रतिबलन की दो विधियां हैं, प्री टेंशनिंग एक होता है प्री टेंशनिंग यानी पूर्व तनन, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग पश्चनन। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की इधर टेंशनिंग में प्री टेंशनिंग पूर्व तनन और पोस्ट टेंशनिंग पश्च तनन। द कंपैरिजन इन द पीएससी इज डन बाय टेंशनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडेंस पीएससी। क्वेश्चन हमारा है 707। नॉर्मली प्रीस्ट्रेसिंग वायर आर अरेंज्ड इन द, सामान्यतः प्रीस्ट्रेसिंग तार किस क्रम में रखे जाते हैं। बी बीम के निचले भाग पर, लोअर पार्ट ऑफ द बीम। तो नॉर्मली प्रीस्ट्रेसिंग वायर आर अरेंज्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बीम। इन्होंने बोला है कि प्रीस्ट्रेसिंग तार बीम के निचले भाग में रखे जाते हैं। प्रीस्ट्रेसिंग से पहले प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर इसमें वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न कर लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग खंभों, बीम, स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। बड़ी संख्या में पूर्व प्रतिरोध अवयवों के निर्माण में होयर प्रणाली का यूज किया जाता है। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट बीम में पूर्व प्रतिबल के कारण शुद्ध प्रभाव सामान्यतः होता है। डी बेंडिंग एंड कंप्रेशन। बेंडिंग एंड कंप्रेशन मैंने बोला बेंडिंग एंड कंप्रेशन। पूर्व भरित कंक्रीट ढांचे में बीम का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में कम होता है। पूर्व भरित कंक्रीट ढांचों में बीम का झुकाव आरसीसी ढांचों की तुलना में कम होता है। और वह सिस्टम, ये कह रहे हैं कि वह सिस्टम जिसमें हाई तन्य मिश्र धातु इस्पात छड़, सिलिका मैग्नीज इस्पात का यूज दबाव पूर्व सिरों में कहलाता है। ली मेकाले सिस्टम। क्वेश्चन डी 712 का डी आंसर। वह सिस्टम जिसमें हाई तनु मिश्रण इस्पात छड़ का प्रयोग दबाव पूर्व सिरों में की जाती है तो ली मेकाल सिस्टम कहलाता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट में उच्च तनन सामर्थ्य आरोप का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है जी। क्लियर नहीं हो रहा, अब हो जाएगा डी। टॉप प्रोवाइड द तनन बॉन्ड स्ट्रेस। Which of the following losses the occurs only in the post tensioning pre-stressed concrete structure?
निम्नलिखित में से कौन सी हानियाँ पोस्ट टेंशन पूर्व प्रबलित कंक्रीट में होती हैं? तो प्रबलित कंक्रीट में कौन सी होती हैं? ए, लॉस ड्यू फ्रैक्शन, घर्षण के कारण हानि है। कंक्रीट अवयवों को दिया गया पूर्व प्रबलन स्थिर नहीं रहता है, ये समय के साथ घटता जाता है। इसका संभावित प्रभाव प्रारंभिक प्रतिबलन का 15 से 20% तक होता है। पूर्व प्रतिबलन में क्षति निम्न कारण होती है: कंक्रीट का प्रत्यास्थ संकुचन, कंक्रीट का सिकुड़न, कंक्रीट की मंद विरूपण, इस्पात में क्रीप के कारण, विस्थापन में फिसलने के कारण। तो ये इन्होंने 716 में आंसर क्वेश्चन दे रखा था कि निम्नलिखित में कौन सी हानियाँ पोस्ट टेंशन पूर्व प्रबलित कंक्रीट में होती हैं? ये होता है लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन, घर्षण के कारण हानि। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट खंड की सेवा क्षमता की सीमा अवस्था डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग को संतुष्ट करनी चाहिए। सी। क्वेश्चन दिया है इन्होंने सबसे नीचे, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज फॉर प्री टेंशनिंग सिस्टम। पूर्व तनन कंक्रीट में न्यूनतम निम्नलिखित श्रेणी की कंक्रीट यूज की जाती है। तो M30 की हम यूज करते हैं। तो पूर्व तनन कंक्रीट में न्यूनतम निम्नलिखित श्रेणी की कंक्रीट यूज करते हैं। M30 की दे रखा ना, M40 की दिया, सॉरी। पूर्व तनन में M40 ग्रेड की, जबकि पश्च तनन में पूर्व तनन में M40 की। पूर्व तनन का मतलब क्या था जी? पूर्व तनन का मतलब प्री टेंशनिंग में हम देते हैं M40 और पोस्ट टेंशनिंग में देते हैं M30। तो प्री टेंशनिंग में M40 और पोस्ट टेंशनिंग में M30, याद रखेंगे। तो कंक्रीट यूज की जाती है, जबकि जब वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.45 रखा जाता है। कंक्रीट का अपादन 75 mm लिया जाता है। तो पूर्व प्रबलन कार्य है तो कंक्रीट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य होनी चाहिए 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल्ली प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम रसिस्ट, यहाँ उन्होंने बोला है कि फुल्ली प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम रसिस्ट पूर्णतः पूर्व प्रबलित कंक्रीट बीम प्रतिरोध करती है। सी, पार्ट ऑफ द लोड बाय प्रीस्ट्रेस, पूर्णतः पूर्व प्रबलित कंक्रीट बीम भार का कुछ भाग प्रतिबलन द्वारा प्रतिरोध करता है। पूर्व निर्मित कंक्रीट की संरचना में अभी इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि इन ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, संरचना का अचल भार कम हो जाता है। क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट इज एवॉइडेड, कंक्रीट में दरार आने से रुक जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग
स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज रिड्यूस, सहारा देने वाली संरचना नींव का मूल्य कम हो जाता है। तो एल ऑफ दी होगा। कह रहे हैं कि पूर्व प्रतिफलित कंक्रीट की दरारें पड़ने की संभावना नहीं हो रहती है, क्योंकि पूर्ण बीम खंड संपीड़न प्रतिबलों के प्रभाव में रहता है, और पूर्व प्रतिफलित खंड न्यूनतम माप के होने के कारण काफ़ी हल्के होते हैं, अतः अचल भार काफ़ी कम होता है, और पूर्व प्रतिफलित कंक्रीट खंड मितव्ययी उपलब्ध होता है। पारंपरिक प्री स्ट्रेसिंग में कंक्रीट में बिगड़ तनाव घटता है। तो ये क्वेश्चन दिखा रखा है इन्होंने कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज फॉर द प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली, पूर्व प्रतिफलित स्टील की अधिकतम शक्ति होती है लगभग 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नीचे दिए गए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में किस में से प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट की मार्गदर्शिका दी गई है? तो IS 1343 1980, IS 1343 1980। IS 1343 1980 के अनुसार पूर्व तन्यता बल ढांचे के न्यूनतम 28 दिनों की संपीड़न शक्ति कितनी है? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो लिखा है इसने कि पूर्व तनन कार्य के लिए M40 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पश्च तनन कार्य के लिए M30 तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाटर सीमेंट रेशियो अनुपात 0.45 और स्लम 75 mm लिया जाता है। ठीक है। फैक्ट्री में बहुमात्र उत्पादन के लिए पूर्व प्रतिबल की अति सामान्य पद्धति है बी, लॉन्ग लाइन मेथड। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।